गुड मॉर्निंग डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन का मिसलेनियस जीके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। किसी भी अर्धचालक को जब गर्म करने पर जो उसका रेजिस्टेंस होता है घटता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 तरह का मेटल इस नेचर पर पाए जाते हैं, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एग्जांपल में जैसे सिल्वर हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे वुड हो जाएगा, और एक होता है सेमी कंडक्टर जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जैसे चांदी हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होता है, और इससे ज़्यादा किस में होता है? सेमी कंडक्टर में। और इस सबसे ज़्यादा किस में होता है? बैड कंडक्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। एक कटा हुआ हीरा क्यों ज्यादा जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या कुछ अन्य निहित गुण के कारण। कटा हुआ हीरा बहुत चमकता है, क्यों चमकता है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है इसमें एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो कटा हुआ हीरा होता है वो ज्यादा जगमगाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रकाश में वातावरण में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जवाब हो जाएगा धूलकण। धूलकण से क्या होता है? हमारा जो लाइट होता है एक्सपेंड होता है। हम उदाहरण के तौर पर वाहनों के द्वारा जब हम जाते हैं तो देखते हैं जहाँ पर धूल वाली इलाका होती है तो वहाँ पर हमारा जो लाइट होता है वो फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में या निर्गंधीकरण के रूप में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है रासायनिक युद्ध में, जब केमिकल वार होता है एक देश से दूसरे देश के विरुद्ध, तो मस्टर्ड गैस का एज ए वेपन प्रयोग किया। मस्टर्ड गैस का उपयोग जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम इसका उपयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम होता है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। ये क्या करता है? ये खुली जो त्वचा होता है हमारा, जो स्किन को होता है, इस पर फफोले डाल सकता है, यानी कि फोड़ा जैसा, स्किन जलन जैसा एक रिएक्ट करता है मस्टर्ड गैस। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है कौन है? एथिलीन है, आइसोप्रीन है, एसिटिलीन है या हेक्सेन है? बताइए प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट्स? तो बताइए बुलेट प्रूफ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध के कारण है। जैसे लहसुन क्या होता है, उसमें एक स्मेल रहता है, गंध रहता है। किसके कारण? क्लोरो यौगिक के कारण, सल्फर यौगिक के कारण, फ्लोरीन यौगिक के कारण या एसिटिक अम्ल के कारण? जो लहसुन में एक स्मेल होता है, जब हम लोग उसको कुचते हैं तो कौन सा एक स्मेल आता है? वो एक सल्फर गैस का स्मेल आता है। ठीक है, सल्फर यौगिक से जो सल्फर कंपोनेंट है उसका एक स्मेल आता है लहसुन के दुर्गंध से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ब्लैक हार्ट जो होता है किसके कारण होता है? आलू में एक डिजीज का नाम है, तो वो होता है ऑक्सीजन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब आलू हो जाता है खेत में तो एक स्टोरेज के तौर पर उसको हम भंडारण के लिए रखते हैं किसी रूम में या गोदाम में। तो वहाँ जब बहुत सारा आलू हो जाएगा, जहाँ पर उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आलू क्या होता है? सड़ने लगता है, और अंदर उसको काटने पर क्या होता है? काला काला स्पॉट बन जाता है, जैसे हम इस इमेज में देख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। टिटनेस तंत्रिका तंत्र का एक गंभीर बीमारी रोग है जो विष का उत्पादन करने वाले डैश के कारण होता है। किससे होता है? प्रोटिस्टा से, कवक से, परजीवी से या जीवाणु से? बताइए टिटनेस किससे होता है? तो फ्रेंड इसका जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए टिटनेस क्या हो, कैसे होता है? कोलेस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु से होता है, और ये किस पर इफेक्ट करता है? हमारे बॉडी पर, तो हमारे तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट करता है। ठीक है, इसको हम एक और अन्य नाम से भी जानते हैं। टिटनेस का एक और नाम है लॉकजा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? गर्दन और जमड़े की मांसपेशियां क्या होने लगती है? लॉक होने लगती है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़े से या वातक तंत्र से? तो हमारा आंसर हो जाएगा अधिकांश अधिकांश कीट अपने वात
ऊतक तंत्र से करते हैं, यानी ट्रेकिया से करते हैं। देखिए इस पर ये जो ऐसा ऐसा जो हॉरिजेंटल एक दूसरे का पैरेलल बना है व्हाइटिश कलर का, जो फोटो में दिख रहा है वो ट्रेकिया है, इसी से इंसेक्ट सांस लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? हड़प्पा में है, मोहनजोदड़ो में है, लोथल में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो एक स्थान है लोथल, कहाँ है? गुजरात में है। ये स्थान भारत में है। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता थे कौन थे? दयाराम साहनी जी थे। वो 1921 में इसकी पता लगाया था इस जगह के बारे में। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें हड़प्पा सभ्यता का क्या क्या कहा गया? खोजकर्ता कहा गया। और मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन थे? तो राखलदास बनर्जी थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखली गोसाल। मखली गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय का संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 13। दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो इसका कौन किया था? इसका किया था जहांगीर। दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या चीन सागर में? तो बैरन द्वीप कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोग ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ इसी द्वीप पर भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभी न्यूली जो फाउंड बना है वो है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। कोयले की 4 प्रकृति होती है। पूरे विश्व में कोयले 4 प्रकार के पाया जाता है, जैसे एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन का अमाउंट ज्यादा होगा वो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। जैसे एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन कंटेंट रहता है, तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट। उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या था? वोटर्स की एज मिनिमम 21 ईयर थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन में उसे 18 वर्ष कर दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया था। गोलकनाथवाद 1967 में, यह सज्जन सिंह 1965 वाद में, शंकरी प्रसाद वाद 1951 में या केशवानंद भारतीवाद 1973 में? तो बताइए 18 का आंसर क्या होगा? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केशवानंद भारतीवाद 1973 में। इसमें क्या कहा गया था कि भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना है। जैसे कि कोई भी चीज आप इसमें जोड़ सकते हैं, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आधारभूत संरचना है, जो उसे कभी भी आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, ना उसे हटा सकते हैं ना मिटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था केशवानंद भारतीवाद मामला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या सिलिकॉन? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक भूपर्पटी पर सिलिकॉन नामक एलिमेंट्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। सिलिकोसिस एक बीमारी है, किसका संबंधित है? गुर्दा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधित बीमारी या फेफड़े संबंधित बीमारी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये फेफड़ा से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड एक डिजीज है जिसका नाम सिलिकोसिस है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई, 13 मई, 21 मई या 31 मई? तो क्या होता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं या सभी कहते हैं? तो इसको कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को एक हम और नाम से भी जानते हैं, जिनको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या? आउटपुट। अब क्वेश्चन नंबर 23। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन है? यूरिएज है, सल्फेटेज है, ट्रिप्सिन है या प्रोटीएज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 24, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस को हम लोग देखते हैं कभी दूध लाने जाते हैं तो उससे दूध वाले कुछ देर पहले उसको सुई लगाते हैं, फिर दूध निकालते हैं, तो उसमें एक ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से सुई दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है ये हार्मोन, जिससे गाय जल्दी दूध अपने थनों में उतारने लगती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, करनाल बट रोग है किसका है? जौ का, गेहूं, बाजरा या जवार का? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं का है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, गेहूं सड़ने की स्थिति में है और इसमें ब्लैक स्पॉट भी आ गया है, तो करनाल बट रोग नाम किसमें है? तो गेहूं की फसल में है। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पर 25 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।